बालक बुद्धि वाले पीएम के बयान पर संसदीय मर्यादा की बात कही जाने लगी, लेकिन जिस तरह से पीएम के धन्यवाद प्रस्ताव को टारगेट करके संसद में लगातार शोर मचाया गया, उन्हें नहीं सुनने दिया जा रहा था, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, तो क्या यह संसदीय मर्यादा को ताक पर रखने वाली बात नहीं थी? नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। मंगलवार को जिस तरह से पीएम ने इशारों में नेता प्रतिपक्ष पर बालक बुद्धि वाला तंज कसा, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल की पुरानी छवि को उभारने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल विपक्ष पर भी है। राहुल जब 90 मिनट का भाषण दे रहे थे, उसमें ज्यादातर वक्त वो बीता जब एनडीए के नेता उन्हें सुन रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो पीएम के भाषण का शायद ही कोई ऐसा लम्हा रहा हो जब उनके करीब 134 मिनट के भाषण में विपक्ष शांत बैठा हो। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं, इशारों में नेता प्रतिपक्ष को बालक बुद्धि कहना उचित है? क्या राहुल ने कांग्रेस की वापसी कराई, फिर भी उनको बालक बुद्धि कहा जा रहा है? ऐसा क्यों है? और जब विरोधी सवाल पूछते हैं तो क्या जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है, या फिर जवाब से वो कतराते क्यों हैं? इसी सवाल पर आज की डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आदरणीय सभापति जी, संसद सत्र के दौरान विपक्ष संख्या बल में ज्यादा है, इसलिए शोर शराबा भी खूब हुआ, लेकिन फिर भी पीएम मोदी 134 मिनट तक बोलते रहे। इसी संबोधन के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी को बालक बुद्धि बता दिया। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। विपक्षी सांसद भी भाषण के बीच में जमकर सदन में हंगामा कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को फटकार लगाई, लेकिन पीएम बोलते रहे। लेकिन शोर शराबा कम नहीं हुआ और इसी शोर के बीच पीएम भी लगातार बोलते रहे। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी तीसरी बड़ी हार पर कुछ नहीं कह रही। कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। संसद में ऐसे कई मौके आए थे जब राहुल पर बचकाना हरकत करने के आरोप लगते रहे। एक बार फिर राहुल पर निशाना साधकर पीएम ने उन सवालों को फिर से जन्म दे दिया है। इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस, देखिए सबका हिसाब होगा। बड़ी चुनौती। और डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। अनिरुद्ध
प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ मणिशंकर पांडे थोड़ी देर में होंगे, प्रवक्ता एलजेपी। आर.के. मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सारिका पासवान नेता आरजेडी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगी। भुवन जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आर.के. मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर राहुल गांधी जी को, एलओपी को बालक बुद्धि क्यों कहा? क्या इसके पीछे बार बार राहुल गांधी जी का वो आचरण है जो सदन में देखने को मिला या सदन के बाहर देखने को मिला, जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा या फिर जब उन्होंने आंख मारकर इशारा किया, जब वो प्रधानमंत्री के गले मिल गए, या जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसा कहा पार्लियामेंट के अंदर, जिसके ऊपर पीएम मोदी ने और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने आरोप भी लगाए? तो क्या यह सिलसिलेवार जो घटनाक्रम रहा, इसी को उठाने की कोशिश की जा रही है? विवेक जी, कुछ दिन पहले आरएसएस के एक बड़े नेता ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को उसके अहंकार ने हराया, आपको ध्यान होगा। और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा था कि हमें आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत नहीं है। इंद्रेश जी के उस बयान को रिफर करके मैं शुरू करूंगा कि वो अहंकार इनका समाप्त नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जिनके पास, इंडिया गठबंधन के पास 235 एमपी हैं, उनके नेता को, और जिनका लगभग पूरे देश के आधे लोगों ने जिनको अपना समर्थन दिया, उनका जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखौल उड़ाया, वो मखौल नहीं है, बेसिकली गाली गलौज है। तो क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने नेता प्रतिपक्ष को, जो उनके समकक्ष होता है व्यक्ति, उनको इस तरह का गाली गलौज करना, ये कहाँ की संसदीय परंपरा है, ये मुझे समझ नहीं आती है। दूसरी बात आप देखेंगे, गाली गलौज किस, मिश्रा जी, गाली गलौज किस वर्ड को कह रहे हैं आप? ये बालक बुद्धि वाला जिस तरह से कह के वो मजाक उड़ा रहे थे, ये गाली ही तो और क्या है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तो ये लाइसेंस तो सदन में, मिश्रा जी, सदन में आपके नेता भी कहते हैं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विवेक जी, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी को तो ये लाइसेंस प्राप्त है कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता को जो भी भाषा वो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। इसी आदरणीय राहुल जी के बारे में कुछ दिन पहले उन्होंने पूछा था कौन राहुल, अब उनको इस चुनाव में पता चल गया कौन राहुल। जहां मोदी जी हारते हारते बचे, वहां वही राहुल जिनको वो बालक बुद्धि कहते हैं, दो जगह से 4 लाख वोटों से जीते हैं। ठीक है, दो जगहों से वही राहुल 4 लाख वोटों से जीते हैं, जिनको मोदी जी बालक बुद्धि कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने नेता प्रतिपक्ष के बारे में, जो सदन में उनके समकक्ष है, इस तरह की भाषा बेहद अनुचित है और ये बिल्कुल निंदनीय है जो उन्होंने सदन के अंदर कहा है। ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं। अनिरुद्ध जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है घमंड का नतीजा है कि आज बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है, और एक घमंड का नतीजा है कि एलओपी नेता प्रतिपक्ष, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है, उसको बालक बुद्धि कहा जा रहा है। पहली बात है कि राहुल गांधी 99 सीट है उनके पास, वो कांग्रेस के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, सबसे बड़ा दल। 10% जिसके पास संख्या होती उसको मिलता है, ना कि वो क्या कहते हैं इंडिया अलायंस के सारे के लीडर हैं। ठीक, एक बात ये क्लियर। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई सांसद के अंदर कहीं भी आप बोलिए, चुनावी रैली में बोलिए, कहीं भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, झूठा बोलिए, फरेब बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर आप संसदीय पटल पे आते हैं, अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में बोलते हैं, तो आप फैक्ट के आधार पे बोल सकते हैं। एक बात, इन्होंने जितने बात वहां बोली फैक्ट के झूठ बोला उन्होंने, वो रैली के मोड में ही चल रहे कि हम रैली कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है हिंदुओं के ऊपर हिंसा की, हिंदू हिंसक होते हैं, तो ये सबसे बड़ी गाली है। जब प्रधानमंत्री जी कल बोल रहे थे तो ये लोग हूटिंग कर रहे थे, अपने सांसदों कह रहे थे वेल में जाओ। आज जब राज्यसभा में सांसद प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो ये सारे लोग वॉकआउट कर गए। तो जाहिर सी बात है कि संविधान की धज्जियां कौन उड़ाता है। आप जो वॉकआउट आपने किया, आपने केवल प्रधानमंत्री पॉइंट आउट, अनिरुद्ध जी, पॉइंट आउट भी कर दीजिए कौन कौन सी बातें एलओपी की आप लोगों को फैक्ट से बाहर लगी, झूठी लगी, जिसके आधार पर आप लोग विरोध कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष को आप लोगों ने बालक बुद्धि कहा। बिल्कुल नहीं, विरोध नहीं हो रहा है।
सच बात है, इसे बालक बुद्धि नहीं कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। अग्निवीर पे आप तुरंत बैठ के झूठ बोल रहे हैं, वहां डिफेंस मिनिस्टर ने काउंटर किया आपको, एमएसपी पे आपने तुरंत झूठ बोला। आप टेक्निकली भी आपको नहीं पता है क्या चीज आपको बोलना है क्या नहीं बोलना है। भगवान शंकर किसी चीज का हम दर्शन करते हैं, ना कि हम प्रदर्शन करने के लिए सूज पहन के फोटो लहराते हैं। हिंदुओं को आप हिंसक बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीजें सबको बुरी नहीं लगी, ये फैक्ट से बिल्कुल बेकार गई है। ये फैक्ट इसमें था ही नहीं। और जब कोई व्यक्ति, भाई आप ठीक है, आप 99 सीट पे आप इतरा रहे हैं, आपने 2014, 2019, 2024 उतनी सीटें नहीं जीती जितनी बीजेपी 2 टर्म्स के बाद में जीत के आई। एनडीए फर्स्ट टर्म में 2014 में, एनडीए दूसरे टर्म में 2019 में, एनडीए 2024 में सरकार में आती है। उसके बावजूद इनके दिमाग में यह है कि हम, भैया ये बिल्कुल सही बात है कि 100 में 99 तो मिला नहीं आपको, 543 में 99 मिला। और ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं हिंदुओं को गाली देने के लिए। 2013 में सुशील कुमार सिंधे, दिग्विजय 2010 में, 2020-21 में जाके बोलते हैं राहुल गांधी जो मंदिर में जाता है लड़की छेड़ता है, आज हिंदुओं के हिंसक बोलते हैं कि हिंदू हिंसा करता है। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि एक मैच्योर लीडर को तो नहीं शोभा देती है। भाई कोई भी पार्लियामेंट्रियन होगा वो उसको शोभा नहीं देता है। आप अगर संसद में जा रहे हैं तो फैक्ट रखिए, आप कान पकड़िए, आप खड़े हो जाइए, लेकिन फैक्ट बोलिए। थोड़ो कि आप स्पिटिंग करके भाग जाएंगे, झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद खी हंस देंगे। उनको 2 बड़े एजेंसी, न्यूज एजेंसी ने पूछा कि लोकसभा के चैनल के बाद में कि भाई आपका जो भाषण था उसमें फैक्ट पे कुछ बात करनी है, तो उनसे पूछते हैं आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि हमें फैक्ट पे बात करना है। उसके बाद हंसते हुए चले गए। तो उनकी मैच्योरिटी दिखाती है, उनकी पार्लियामेंट्रियन, भाई ये चीज है। दूसरी बात है रायबरेली जहां के इतरा रहे हैं कितनी चीजों नहीं अनिरुद्ध जी, अगर उन्होंने गलत कहा, झूठ कहा, वो सदन के पटल पर उसका जवाब अग्निवीर पर राजनाथ सिंह ने दिया। इसके अलावा एक और मैटर उन्होंने उठाया जिस पर अमित शाह जी ने उनको जवाब दिया। इसके बाद एक और मैटर उठाया उन्होंने जिस पर किरण रिजिजू ने जवाब दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ किया या फिर उनको उनका जवाब नहीं मिला। आरके मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आरके मिश्रा के पास जाऊंगा, लेकिन क्या आप लोग राहुल गांधी की इमेज रिपेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन में एक भ्रम पैदा करने की आप लोग स्थिति बना रहे हैं कि राहुल की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन नहीं चल सकता है? विवेक भाई, आप दिन रात आप लोग तो क्या कहते हैं पोजीशन के सारे लीडर से मिलते होंगे, देखते होंगे, सबका डिबेट करते होंगे, सबका इंटरव्यू करते होंगे। भाई ऐसा कौन सा एमपी है जो इस तरीके से फैक्चुअल बातें नहीं रखेगा, इस तरीके से मखौल की बातें रखेगा? तो उसके समझ में आता बेल में जाओ ये करो। अरे भाई इतना दम होता तो आप क्या कहते हैं, एक बार आप जब प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे आप वहां काउंटर एक भी नहीं कर पा रहे थे, आप केवल हो हल्ला आप बचा रहे थे इतिहास में पहले। तो आपके साथ में इसका मतलब फैक्चुअल आपको पार्लियामेंट्री जो एक संसदीय सदन की मर्यादा है आपको नहीं चाहिए। राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए, ये आपका एलिगेशन। आरके मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद भुवन जोशी जी के पास जा रहे हैं और मणिशंकर पांडे जी भी आरएलडी हमारे साथ जुड़ गए। आरके मिश्रा जी आपका काउंटर प्लीज। विवेक जी ये कह रहे थे कि तथ्य की बात नहीं हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर के बारे में आदरणीय राहुल जी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो क्या ये उन्होंने गलत कहा? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता भारत सरकार के द्वारा। दूसरी बात कि नीट परीक्षा के बारे में उन्होंने सवाल उठाया। पिछले 7 साल में 70 प्रश्न पत्र लीक हुए हैं इस सरकार के दौरान। तो क्या ये राहुल जी ने गलत सवाल उठाया? बिल्कुल नहीं। 24 लाख विद्यार्थियों का, और 24 लाख विद्यार्थी ही नहीं, 24 लाख परिवारों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। अभी तक उस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया जिसमें सैकड़ों जगहों से इनको पेपर लीक होने की सूचना मिलती है, सैकड़ों गिरफ्तारियां होती है, लेकिन ये सरकार किसको बचाने में लगी हुई है ये पता नहीं चलता। मणिपुर 1 वर्ष से अधिक से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला, दुनिया भर में फोटो शूटिंग करवाते रहे, लेकिन मणिपुर जाने का उनको समय नहीं मिला। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने यह सवाल उठाया तो कौन सा गलत काम किया? बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है और 23 से 28 वर्ष के युवाओं के बीच में 83% है। अगर प्रतिपक्ष के नेता ने यह सवाल उठाया तो उसका जवाब देना चाहिए, न कि उनको गाली गलौज करना चाहिए। किसान यहाँ पड़े रहे, काउंटर करना चाहूंगा 10 सेकंड के लिए। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। न तो प्रधानमंत्री और न इस सरकार के मंत्री के कान पर जू रहेगा। और जिस व्यक्ति ने किसानों के ऊपर अपना थार चढ़ा दिया उनको टिकट देकर इन्होंने पुरस्कृत कर दिया। तो इस पर सवाल नेता प्रतिपक्ष नहीं पूछेंगे। ठीक है, अनुज जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में भुवन जोशी जी और मणिशंकर पांडे जी के पास विवेक जी होता क्या है? जी बोलिए विवेक जी नहीं है।
प्रश्न का जवाब इनके डिबेट पास में है और नहीं, रैलियों में तो गाली आप गलौज कुछ भी पोत रहे हैं। बोलिए, ये कोई भी भारतीय पार्टी का जनता ठीक है। नेता कुछ भी अनुज बोले, जी, आपका वो जवाब हमें जल्दी से। लगता है। हाँ। लेकिन आप और चेहरा संसदीय को बताता है। ठीक है लेकिन अनुज आप जी, अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप आते हैं, अगर आप डिबेट में और रैली में कुछ भी बोलिए, कुछ भी चलता रहता है। आप कुछ भी झूठ बोलिए, कुछ भी वीडियो फेक बनाइए, नहीं, कुछ भी करिए, हम लोग कुछ कट जुमला कॉपी पार्टी पेस्ट नहीं है करिए, ना, डी कुछ फेक भी बनाइए, बोल सब देंगे। चलता है। अरे सुन लीजिए, अरे भाई भारतीय मैं बोल जुमला रहा हूं पार्टी का ठिकाना ना, आप आपका है बोल ना। लीजिएगा अपने टर्म में। उसके बाद में जब ये आपको बात कह आती देंगे है बाद कि में आप कि ये पार्लियामेंट पे आप आइए, जुमला था, हम पार्लियामेंट लोग फ्लोर जुमला पे नहीं आपको फैक्ट रखना होगा। थे। और जब यही कार्रवाई की जाएगी तो ये लोग चिल्लाएंगे कार्रवाई क्यों की गई, कार्रवाई। अरे जो संविधान का नियम है, संसदीय नियम है, नेहरू जी ने ही बनवाया था अंबेडकर के साथ, जिनको अंबेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, जिस आरक्षण को लेकर आप चिल्लाते रहते हैं। तो जब उसी पे कार्रवाई की जाएगी ना, तब आप जब चिल्लाएंगे राहुल गांधी क्यों एक्शन लिया गया, क्यों कार्रवाई की गई। क्योंकि झूठ का एनालिसिस होता है, वो रिकॉर्ड होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, फैक्ट से आधारित बोल रहे हैं, बिना फैक्ट। ये थोड़ा है कि हम ऐसे सुबह उठे उसके बाद आए जी आज पार्लियामेंट फ्लोर पे। डिबेट करना अलग चीज है, डिबेट में आप टीवी चैनल पे कुछ भी बोल के जाइए, उसके बाद में आप क्या कहते हैं रैली में कुछ भी बोल के जाइए, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे न मैं न आप, कोई नहीं झूठ नहीं बोल सकता वहां पे। कांग्रेस ठीक है। मैं भुवन जोशी के पास जा रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी कई ऐसे सवाल उठाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कोई एक्सप्रेसवे नहीं दिया, और इसी को लेकर फिर जवाब भी आया, और उनके दावे को जब खारिज किया गया तो उसमें कहा गया कि एक नहीं कई सौगात दी गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे हो, राजधानी लखनऊ से कानपुर तक का एक्सप्रेसवे हो, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे हो, इन तमाम एक्सप्रेसवेज की बात की गई। तो सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है भुवन जोशी जी? कौन बालक बुद्धि है सदन के अंदर जो सदन को और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, देश ये समझता है कि 2014 में जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी, और 2019 में जो सरकार आई वो भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन 2024 में किसकी सरकार है? ये एनएनडीए की सरकार है। एनएनडीए से मेरा मतलब है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है। और ये प्रधानमंत्री जी को जो भागने की आदत है, ये पहले से ही आदत है। हमने देखा है उनको भागते हुए मणिपुर पे, हमने देखा है प्रधानमंत्री जी को भागते हुए पहलवान बेटियों के मामले में भागते हुए देखने का काम करा है। और किस प्रकार उन्होंने देश के साथ छल करके ये सत्ता हथियाई है, ये देश जानता है। और किस प्रकार 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने की बात करी थी, किसानों की आय दुगनी बात करी थी, और किस प्रकार उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही थी और बुलेट ट्रेन की बात करी थी। लेकिन देश 10 साल से ठगने का काम हुआ, और देश ने आज इनको जो अहंकार है उसको कम करा, पूर्णतः खत्म तो नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मंदबुद्धि कौन होता है? मंदबुद्धि वो होता है जो कहता है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जितने पैनलिस्ट साथी मेरे बैठे हैं हम सब बायोलॉजिकल है, केवल देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि 140 करोड़ लोगों को अध्ययन नहीं है, या ये कोई आम विषय है नहीं है कि बायोलॉजिकल हम सब इंसान हैं? किस प्रकार वो अपने आप को भगवान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये सत्ता का अहंकार होता है। इस 140 करोड़ की जनता ने उनकी अहंकार को कम करने का काम करा। मैं 1-2 बातें और कहूंगा। मैं कहूंगा जब जब उनसे बात होती है महंगाई की तो वो भाग जाते हैं। जब नीट परीक्षा की बात होती है, इनके जो मंत्री हैं एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र जी, वो लास्ट टाइम तक कहते रहे कि एक साधारण चीटिंग का मामला है, पूरे देश ने सुना है। आप एक जिम्मेदार चैनल है, आप जानते हैं इस बात को। हमने देखा है कि जब वहां पर गिरफ्तारी हो रही थी, बिहार में अन्य प्रदेश में गिरफ्तारी हो रही थी, धर्मेंद्र जी बार बार कहते रहे कि ये सामान्य चीटिंग का मामला है। देश के युवाओं के भविष्य पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, अग्निवीर पे नहीं हो, सेना के सम्मान को कम करने का काम इन्होंने करा है। 4 साल साथ अब दबाव में जब इनकी सीटें कम आई है तब उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। क्या देश को पता नहीं है कि 4 साल का कार्यकाल इन्होंने शुरू में रखा गया था? एक साधारण बच्चा जब फेल हो जाता है 10वीं में, उसका माहौल, परिवार और उसका समाज, उसके दोस्त उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। जब 4 साल बाद आप घर वापसी हो जाएगी तो समाज आपका जीना मुश्किल कर देगा। ये सरकार इस देश के युवाओं को इस दशा में लेकर आ गई है। आज उनपे राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी सवाल कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत का विषय है। जोशी जी, आप कह रहे हैं कि पक्ष सवाल से भाग रहा है, मोदी जी सवाल से भाग रहे हैं, लेकिन आज राज्यसभा से कौन भाग गया? देखिए, जब विपक्ष के लोगों का सम्मान में आपने गिरावट करी है,
जब आप विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दे रहे, उनके माइक को, राहुल गांधी जी के माइक को क्या देश देख नहीं पा रहा, बंद कर दिया उन्होंने। खुलेआम कहा कि मेरे माइक को बंद कर दिया गया अभी इसी सत्र में, जबकि विपक्ष आज बहुत मजबूत है। और क्या 150 सांसदों का निलंबन को इस देश ने नहीं देखा? क्या एक मुस्लिम समाज के सांसद को गाली देने का काम जब लोकसभा में इस बात का वेल में जाकर मुकाबला किया जा सकता है, जब आप लोग शोर कर सकते हैं, इस बात का विरोध कर सकते हैं, तो राज्यसभा में क्यों नहीं किया जा सकता? राज्यसभा से वॉकआउट की वजह क्या थी? क्यों ना बोला जाए कि विपक्ष मुद्दे से भाग गया? देखिए, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है विपक्ष के लोगों के लिए, जिस प्रकार वो चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को हम कमजोर करें, तो निश्चित तौर पे उनको बताना चाहता हूं कि 140 करोड़ के लोगों ने एक मजबूत गठबंधन, इंडिया गठबंधन को दिया है। और माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता है जो प्रदेश को नेतृत्व करते हैं। सबसे ज्यादा अगर सांसद का समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है। जी जोशी जी, इसलिए तो कहा जा रहा है ना कि जब एक मजबूत विपक्ष इस देश ने दिया है, तो एक मजबूत विपक्ष को मजबूती के साथ सदन के अंदर खड़े होकर अपनी आवाज, अपनी बात बुलंद करनी चाहिए और अपने सवाल लगातार उठाने चाहिए, अपने मुद्दों पर बात करनी चाहिए, फैक्ट के साथ, सही आंकड़ों के साथ ताल ठोक कर सवाल पूछना चाहिए। और मणिशंकर पांडे जी, इसी पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए विवेक जी। जी मणिशंकर पांडे जी। हाँ। मैं भुवन जोशी जी की और अपने अन्य लोगों की बातों को सुन रहा था जी। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरह से लोकसभा में डिबेट चला है, उस डिबेट में सत्ता पक्ष ने अपनी बातों को रखा और विरोध पक्ष के लोगों ने जिस तरह से उसका माहौल उड़ाया और उस पर किसी तैयारी के बगैर सदन में आ करके हंगामा करते हुए पूरे सत्र को लोगों ने बर्बाद कर दिया। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह विपक्ष इस माहौल को खाली बनाने में रहा कि आने वाला दिन ये हमारा है, हम आज से ही इस तरह से हम मुद्दों को उठाएंगे जिससे कि एक देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, अनार्की पैदा देश में हो जाए। ये स्थिति बनाने का पूरा अपोजिशन ने प्रयास किया। मैं आपसे खाली इस चैनल के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि हिंदुओं पर प्रहार करना, उनको जो है हिंसक बताना, ये कहां तक कितना मतलब कितना ज्यादा यहाँ के समझिए कि देश के 80% हिंदुओं पर कितना बड़ा कुठाराघात लोगों ने किया है, जिससे कि आज पूरे देश में हर जगह धरना प्रदर्शन हर जगह शुरू हो गया कांग्रेस के खिलाफ। हर लोगों के जबान से एक ही चीज निकल रही है कि हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है। जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जहां विश्व को पूरे एक नजर से निगाह से देखता है, सनातन धर्म में सबको साथ लेके चलता है, कभी बंटवारा की बात नहीं सोचता है, ऐसे लोगों पर इस तरह का आरोप लगाना हम समझते हैं कि अपोजिशन ने जो काम किया है वो बहुत ही घृणा का काम किया है। और देश के जो पूरी आबादी का जो 80% हिंदू है उसके ऊपर सबसे बड़ा ये कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये हमला करके ये अपना ही नुकसान किया। मैं समझता हूँ आज पूरा देश बहुत ही दुखी है इस तरह के बयान से। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस विषय को कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और जिस तरह से सदन में हंगामा हो रहा था, कितना शर्मनाक की बात थी। और नेता विरोधी दल बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, अब मुस्कुरा करके लोगों को देख रहे थे, लगता था ऐसा कि उनको उत्साहित कर रहे थे कि और तेजी से नारा लगाओ, और तेजी से नारा लगाओ। ये कितने शर्म की बात थी कि विपक्ष उस बात को भी नहीं सुन रहा था और प्रधानमंत्री एक एक चीज का 2 घंटा 15 मिनट बोले हैं। और मैं समझता हूं कि देश का, विदेश का, गरीबों का, मिडिल का, अपर कास्ट का, व्यापार का, बिजनेस का, छात्रों का, महिलाओं का कौन सी ऐसा विषय था जिसपे कि उन्होंने एक एक बिंदु पर चर्चा विस्तार से नहीं किया। लेकिन अपोजिशन के लोग न तो उसको सुन रहे थे और नेता विरोधी दल बैठ करके हंसते हुए मुस्कुराते हुए ताक रहे थे। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि आप शांत रहिए, हम कुछ प्रधानमंत्री जी की बात भी सुन करके और टिप्पणी करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नेता सदन बोल रहे थे उस समय काउंटर करने के लिए नेता विरोधी दल का खड़ा होकर के समय मांग करके नहीं, लेकिन मणिशंकर पांडे जी वो बात ठीक है, लेकिन शोर शराबा करना और प्रधानमंत्री के भाषण में व्यवधान उत्पन्न करना, इस बात को तो सही नहीं ठहरा जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बालक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अब किसके लिए किया वो दुनिया जानती है, कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाए। विवेक जी बालक बुद्धि का मतलब हुआ कि ये सीरियस लोग नहीं है, ये इस विषय में अज्ञानी है,
जी, जिस आरके विषय पर मिश्रा जी को चर्चा जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जिस विषय पर चर्चा करनी है उस विषय पर ये लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, जी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री ने इस बात को सोच करके बालक बुद्धि कहा। बालक बुद्धि का मतलब ये सीरियस लोग नहीं है और मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बालक बुद्धि कहा कि ये बालक बुद्धि के लोग हैं, ये अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। और उन्होंने कहा कि अभी बहुत समय लगेगा, हम तो तीसरी बार आए हैं, ये अभी आगे इनका भविष्य ही नहीं है, ये सीरियस होकर सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बालक बुद्धि कहा। आरके मिश्रा जी, ये मैं कहना चाहता हूं। नॉन सीरियसनेस को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आप सीरियस नहीं है किसी मुद्दे को लेकर, सिर्फ अपनी अपनी कहना चाहते हैं, सामने वाले की सुनना नहीं चाहते हैं, या केंद्र सरकार या सत्ता पक्ष जो जवाब देना चाह रही वो सुनना नहीं चाहते हैं, तो ये नॉन सीरियसनेस कैटेगरी में आता है, इमेच्योरिटी के कैटेगरी में आता है। मणिशंकर पांडे जी ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मणिशंकर जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन भाषा पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस वाली बोल रहे हैं। कहा जाता है ना कि संसर्गजा दोष गुणा भवंती। कुछ दिन पहले इनके आदरणीय नेता रामविलास जी इसी मोदी जी के कारण इस्तीफा देकर बाहर आए थे, ये भी इनको याद होगा। और इनको ये भी याद होगा कि इसी मोदी जी ने उनके घर से रामविलास पासवान जी की जो मूर्ति थी वहां लगी हुई, उसको भी उखाड़ फेंका था। और चिराग पासवान जी जो इनके नेता हैं, उनको भी बेघर किया था। मणिशंकर जी वो सब अब याद नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग मौसम वैज्ञानिक हैं। कल को अगर इंडिया को भी सरकार बनाने में इनकी जरूरत पड़ेगी तो इनको 1 सेकंड नहीं लगेगा पाला बदलने में। तो मणिशंकर जी की बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक बात ये कह रहे थे कि हिंदू और हिंदुत्व की, तो एक बात मणिशंकर जी को भी मैं बताना चाहता हूं और देश को भी बताना चाहता हूं कि वास्तविक हिंदू और हिंदुत्व की बात राहुल जी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वास्तविक हिंदू और हिंदुत्व नफरत नहीं फैलाता, वो नफरत फैलाती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठन। और बीजेपी और आरएसएस हिंदू के ठेकेदार नहीं है। 2/3 हिंदुओं ने भी इनके विरोध में वोट किया है, ये इनको समझना चाहिए। तो ये इन लोगों का प्रोपेगेंडा मशीन है। जी, कहने का मतलब है कि हिंदुओं का वोट सिर्फ बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेस को भी और बाकी पार्टियों को भी मिलना चाहिए। विवेक जी, हिंदू धर्म विवेक जी विराट है, भाजपा और आरएसएस की तरह। आरके मिश्रा जी, मणिशंकर जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज, उसके बाद मैं आ रहा हूं अनिल जी आपके पास। कुंभकर्ण की बात बताने वाला है। बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए सर। विवेक जी, मणिशंकर जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड उनका जवाब पूरा हो जाए फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मणिशंकर जी, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक सेकंड मणिशंकर जी, आ रहा हूं आपके पास, मैं आरके मिश्रा जी का जवाब पूरा हो जाए मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूं विवेक जी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो संगच्छध्वं संबद्धध्वं संगो मनांसी जानताम की बात करता है। बिल्कुल, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो साथ चलने की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पे नफरत फैलाती है, राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने सदन में कहा है कि हिंदू का मतलब केवल नरेंद्र मोदी और भाजपा नहीं है, हिंदू और हिंदुत्व का विचार इन सब से ऊपर है, बहुत विराट है। और बीजेपी उसे संकीर्ण करने की कोशिश करती है। हमारे नेता ने उसकी आलोचना की, जिसके बारे में ये अभी बता रहे हैं आप। जी, मणिशंकर पांडे जी कुछ जवाब देना चाह रहे हो, उसके बाद मैं जोशी जी और अनिल जी के पास जा रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी, विवेक जी, आरके मिश्रा जी ने मेरे ऊपर कहा कि आज उधर है, कल समय लगेगा तो इधर आ जाएंगे। 90 का मुझे समय याद है, जिन लोगों के साथ रह करके सरकार बनाए, आज उन्हीं लोगों का भी ये लोग भी विरोध कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सारी बातें। तो ये समय की राजनीति का हालात होती है और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके जो अच्छी नीतियां हैं, जो देश को चलाने की बात है, एक मजबूत सरकार देश में काम कर रही है और उसका बहुमत आया, उसको हम समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पिछलग्गू होकर के काम करें। उनके नीतियों और उनके जब कोई सवाल आएंगे ऐसे जो देश के खिलाफ होंगे, तो उस समय हमारे पार्टी के नेता भी उस सवाल को उठाएंगे। ऐसा नहीं, मैं उनके साथ गठबंधन में जरूर हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष मुद्दों पर शेयर नहीं करना चाहता है, जिससे कि देश की जनता का नुकसान है। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद, पिछले 10 साल के बाद अपोजिशन जो है, एक अपोजिशन का रूप बना है। नहीं तो अभी तक अपोजिशन की मान्यता तक नहीं मिल पाई थी। अगर अपोजिशन के नेता सीरियस होकर के सरकार के जो काम है उस पर अगर सवाल उठाए और देश को संदेश दे, तो बहुत सुधार हो सकता है, विकास हो सकता है। लेकिन इस तरह से सदन के समय को बर्बाद करना, उस पे सवाल पर जवाब नहीं देना, वो हल्ला, ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं। क्या विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है? क्या हंगामे की वजह से सदन का
जो कीमती समय है वो बर्बादी की भेंट चढ़ रहा है। मैं आर के मिश्रा जी का जवाब लूं, जोशी का जवाब लूं, लेकिन अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनिरुद्ध जी आपका जवाब, फिर मैं जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। अनिरुद्ध जी, देखिए, कांग्रेस की हमेशा आदत रही है, खासकर इनके बेशरम शहजादे की हमेशा आदत रही है कि वो हिंदुओं को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से बदनाम करने की, और उनके चरण चुंबक आते हैं, चुंबन करने लगते हैं चरणों को, और इतना गिर जाते हैं बेशर्मियत की नींव। अरे सुनिए, कितनी देर सुन रहा था। नहीं, आपत्ति आप करिएगा, राहुल गांधी आपत्ति आप करिएगा। राहुल गांधी एलओपी हैं, आप उनको इस तरह से बेशर्म नहीं कह सकते, ठीक बात नहीं है। और एक प्रधानमंत्री को ये लोग क्या बोलते हैं हमको पता है, एलओपी का कोई वो नहीं है। बोलिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भले होता है, एलओपी कोई संवैधानिक पद नहीं होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संवैधानिक पद होता है। ये प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं बैठ के, अभी क्या बोल रहे थे बैठ के, तो क्या कहा था, बेशरम शहजादा जो होगा समझेगा, चरण चुंबक जो होगा बैठा रहेगा। ये लोग चरण वंदना करते रहते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। कभी हिंदू कहेंगे मंदिर जाएगा लड़की छेड़ेंगे, कभी ये हिंदुओं को आतंकवादी बोलेंगे, कभी ये हिंदुओं के हिंसक कहेंगे। उसके बाद में बैठ के शंकर भगवान की फोटो लेके जूता पहन के वहां दिखा रहे होते हैं। जिसका काम दर्शन करना, उनका काम प्रदर्शन करना। वो तो कह रहे हैं हिंदुओं का ठेकेदार सिर्फ आरएसएस बीजेपी तो नहीं हो सकता है ना, ये तो बात अब अगर हिंदुओं का ठेकेदार आरएसएस और बीजेपी नहीं है, लेकिन ये लोग प्रूफ करते हैं कि हिंदुओं के विनाशक जरूर हैं कि कांग्रेस के लोग हैं। ये लोग चरण वंदना में कितने गिर जाएंगे, इनकी सबकी कुछ वो नहीं है। इनको लगता है कि हिंदुओं के लिए कि कुछ भी गाली आप देके चले जाएंगे। कैसे मान लिया, चलो ठीक है बीजेपी के लिए कर, क्या बीजेपी 25 करोड़ जो हिंदू वोट दिए हुए हैं, 25 करोड़ वोटर हैं, क्या वो सब कत्ल कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं? कौन हिंदू भाई हिंसा करता है? आज तक तो देश में नहीं हिंदू इन्विजन किया, हिंसा किया। भगवान रामचंद्र जी भी अगर रावण के यहाँ गए तो विभीषण का उन्होंने राज दिया वहां पे। कौन सा हिंदू भाई हिंसा करता है? वहां पर आपका जवाब जोशी जी के पास आ रहा है। इनको तो इस्लाम के बारे में नहीं पता। इस्लाम जब चित्र की पूजा नहीं करता, चित्र को देखता नहीं है, तो वहां पे अभय मुद्रा किसी इस्लामिक स्कॉलर से बात कर लें। ये जो आते हैं जिसे कहते हैं अंट संट, आए बाएं साएं, आएंगे बक 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 करेंगे चले जाएंगे, उसके बाद राज्यसभा में पीठ दिखा के भागेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उसके बाद में ये करेंगे, जाके वेल में आप आर के मिश्रा जी का जवाब उसका जोशी जी आपके पास आ रहा है। भागते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अनिरुद्ध जी ने जिस तरह का नेता प्रतिपक्ष के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपके चैनल पे कड़ी निंदा करता हूं। और ये इनके संस्कार हैं, इस तरह के प्रवक्ताओं के संस्कार हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिए हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं। जैसा इकोसिस्टम होगा वैसे जवाब दिया जाएगा मिश्रा जी। अब उसमें जवाब में कोताही नहीं बरती जाएगी। आपका शहजादा बेशरम है और आप लोग चरण चुंबक वंदना करते हैं, आपको वैसे जवाब मिलेगा। देखिए, मैं एक बार फिर से मैं बैठ के गाली देंगे, बीजेपी को गाली देंगे, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी नेता के लिए नहीं। अनिरुद्ध जी, इस तरह के रिमार्क मैं इस चैनल पे सपोर्ट नहीं करूंगा, और ना ही इंडिया डेली इस आपके इस रिमार्क को सपोर्ट करता है। मिश्रा जी आपका जवाब। आप सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन जिसके लिए जो कहा जाएगा चैनल के सपोर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप इस तरह के रिमार्क किसी को आउट ऑफ वर्ड जाके नहीं दे सकते ना। मैं तो यही कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं मैं। नहीं, वो आपके उसमें नहीं दिया जा रहा ना, वो आपके उसमें नहीं दिया जा रहा, तो तो एक किसी के दिया जा रहा है, उसको क्यों बुरा लगता है? नहीं, प्रधानमंत्री को क्या बोलते, तानाशाह बोले, सब कुछ बोलते, चलता है। आर के मिश्रा जी इसका जवाब देंगे। आर के मिश्रा जी, उल्टा सीधा कुछ भी आके देखिए कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। जब इनके शीर्ष नेतृत्व को ही भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं है, तो इन चरण वंदना करते हो तो शर्म नहीं लगती आप लोगों को? हिंदू होके भी हिंदुओं को गाली देने वाले व्यक्ति को आप लोग चरण वंदना कितने गिर जाओगे? अब विवेक जी ये देखिए कि ये हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर ये लोग व्यापार करते हैं। ये तो भगवान हिंदुत्व के नाम पे अगर हिंदुत्व का ठेकेदार बीजेपी आरएसएस नहीं है, तो हिंदू को बर्बाद करने वाले, विनाश करने वाले आप लोग हैं। आपने देखा होगा कि जब कर्नाटक का चुनाव था तो बजरंगबली जपते थे। बजरंगबली ने एक गदा ऐसा मारा कि कर्नाटक कोर्ट पे जनेऊ लेकर राहुल गांधी चलते हैं घर में। भगवान राम ने भी इनको दंडित किया। कोर्ट पे जनेऊ लेकर राहुल गांधी चलते हैं। इस तरह से आ रहे हैं। इनको कहीं अपने को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताएंगे, कहीं क्या बताएंगे, कभी क्या बताएंगे। इन्होंने फैंटेसी बना लिया है कि हिंदुओं को गाली देना। एक एक करके प्लीज। इन्होंने फैंटेसी बना लिया हिंदुओं को गाली देना। प्रधानमंत्री को गाली देंगे और हिंदू को गाली देंगे, और डिबेट ऑफ डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं। ये तो इन्होंने मंदिर निर्माण करवाया है। और भाई साहब, कुल मिलाकर मामला हिंदुओं के वोट बैंक का है। किस तरह से अवहेलना की जी, कुल मिलाकर ये पूरी स्ट्रेटेजी मुझे लगती है कि भाई हिंदुओं का वोट बैंक कैसे आएगा। आर के मिश्रा जी,
प्रश्न दोहराए विवेक जी। मैं कह रहा हूं कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी यही लग रही है कि हिंदुओं का वोट बैंक कैसे हासिल हो। नहीं, देखिए विवेक जी, एक बात समझिए, अभी मणिशंकर जी भी कह रहे थे। देखिए, मणिशंकर जी से सवाल हमने इसलिए पूछा कि धर्मनिरपेक्षता इनकी पार्टी का मूल सिद्धांत होता था, लेकिन सत्ता से पूरी तरह से समझौता कर लिया। सवाल हमने इसलिए पूछा था। दूसरा, सदन चलाने की जिम्मेवारी, मणिशंकर जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो ये जानते हैं कि सदन की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, और यहाँ तो सत्ता पक्ष ही सदन चलने देने को तैयार और नहीं विपक्ष रहता है। बैठ के हूटिंग करे वहां पे, विपक्ष बैठ के हूटिंग करे, आपने अपने सांसदों को बेल में भेजे जो भी और राज्यसभा में वॉकआउट करे। नहीं, लेकिन पिछले 10 दिन में क्या हुआ सदन में? आर.के. मिश्रा जी, सवाल इस बात का है, पिछले 10 दिन में सदन में हंगामे के अलावा हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। मैं तो आपको 10 दिन की कार्रवाई उंगलियों पर गिना सकता हूं, अगर आप कहेंगे। अगर आप लोग मुझे सारे पैनलिस्ट इजाजत करें तो मैं 10 दिन की कार्रवाई उंगलियों पर गिना दूं कि 10 दिन में किस दिन किस बात को लेकर हंगामा हुआ। चाहे वो प्रोटेम स्पीकर का विवाद रहा, उसको लेकर हंगामा, स्पीकर का विवाद रहा, उसको लेकर हंगामा, आपातकाल की निंदा पर हंगामा, सेंगोल पर हंगामा। क्या मतलब है इन मुद्दों का भाई? मुझे समझ में ही नहीं आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हंगामा, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार, इसके बाद प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर हंगामा, प्रधानमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन पर हंगामा, पहले राज्यसभा में हंगामा, फिर लोकसभा में हंगामा। हंगामा ही तो हुआ है सर, और क्या हुआ है? मैं आप आर.के. मिश्रा जी, थोड़ा सा रिएक्शन, फिर जोशी जी के पास आ रहा हूं। सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष ही ना चाहे। ठीक है, मैं इस सवाल को लेकर मणिशंकर पांडे जी के पास जाऊंगा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सत्ता पक्ष की है? जोशी जी, इससे पहले आपका जवाब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मणिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। मैं बोलूं? जी जोशी जी। हेलो जोशी जी, मैं बोलूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक संवैधानिक पद पर सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, वो चुनाव के वक्त में क्या भाषा का प्रयोग कर रहे थे? क्या उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली थी? नहीं ली थी 2 बार, और मुख्यमंत्री के रूप में भी लेने का काम करा था। वो किस प्रकार वोट मांग रहे थे कि मुसलमान आपके मंगलसूत्र को छीन लेंगे? क्या आचरण देश का गया विश्व में? किस प्रकार का सेकुलर देश में प्रधानमंत्री इस प्रकार की भाषा बोल रहे थे? ये देश ने देखने का काम करा है कि कौन नफरत की राजनीति करता है, कौन हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारे करने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो उन्होंने निश्चित तौर पे आज वो किस प्रकार का कह सकते हैं दूसरे को शहजादे, मैं कहता हूँ शहंशाह कहता हूँ प्रधानमंत्री। और जितना मैं शहंशाह को पढ़ पाया, शहंशाह वो होता है जो 10 लाख का सूट पहनता है, जो जर्मनी का चश्मा पहनता है, स्विट्जरलैंड की घड़ी पहनता है, उसे शहंशाह कहते हैं, उनको नहीं कहते। तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की भाषा से माननीय प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर सबसे बड़े व्यक्ति हैं, और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, देश को 56 इंच का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश को एक बड़े दिल का प्रधानमंत्री चाहिए, जो अपने बेटे की उम्र के लोगों का मजाक उड़ाने पे उतारू हो। तो निश्चित तौर पे, और उनकी भाषा से तो देश पहले भी जानता है, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन कहने का काम करता है, कौन कांग्रेस की विधवा कहने का काम कहता है, कौन जर्सी गाय कहने का काम करता है। क्या ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा हो सकती है? माननीय प्रधानमंत्री जी हम जैसे युवाओं को पाठ पढ़ाएं तो कुछ ऐसा विवेक होना चाहिए। और किस प्रकार उन्होंने अपना खुद मजाक उड़ाया जब उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी पे से देश आशा करता है कि वो कम से कम युवाओं को एक नजीर पेश करे, और इस प्रकार का जो उनका गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है अपने विपक्ष के प्रति, उसको ठीक करने का काम। लेकिन सदन में आपने बेटे की उम्र के लिहाज से आपने बात की, लेकिन क्या जोशी जी आपको लगता है कि पिता की उम्र के लिहाज से अगर मोदी जी की उम्र की बात की जाए तो एक पिता के तौर पर, एक उनके उम्र के कद के तौर पर क्या एक नेता का सम्मान हो रहा है? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बनता हूं, पूरा देश जानता है कैसे एक विपक्ष के नेता की छवि खराब करने के लिए और उसको वो सिद्ध करने के लिए इनके आईटी सेल ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। क्या देश से ये सत्य छुपा हुआ है कि किसी की इमेज खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगा देंगे? सर, किस प्रकार? हर पार्टी आईटी सेल का इस्तेमाल करती है। एक सेकंड जोशी जी, हर पार्टी आईटी सेल का इस्तेमाल करती है। कौन सी पार्टी नहीं जो आईटी सेल का इस्तेमाल नहीं करती?
सर एक सेकंड बस, मैं आपको जिम्मेदार, किस प्रकार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार रहा, उनके घर को गंगा जल से धुलवाने का काम करा एक ओबीसी मुख्यमंत्री का, किस प्रकार उनको जो मंदिर में गए कन्नौज में उसको धुलवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार के संविधान की शपथ लिए हुए देश ये जानना चाहता है, किस प्रकार की आइडियोलॉजी देश को देना चाहते हैं, किस प्रकार युवाओं को एक नई दिशा देना चाहते हैं, ये देश जानना चाहता है। ठीक है, मणिशंकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मणिशंकर पांडे जी, सवाल मैं आ रहा हूं अनुज जी, इसके पास आपके पास आ रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ आरजेडी से अरुण यादव भी जुड़ गए हैं। अरुण यादव जी का भी स्वागत करेंगे, हालांकि थोड़े से लेट है अरुण यादव जी, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मणिशंकर पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर है जो आर के मिश्रा जी कह रहे थे, और आप जो जोशी जी उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, सत्ता पक्ष को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि सदन सुचारू रूप से चले। विवेक जी, मैं अभी जोशी जी की बात, आर के मिश्रा जी की बात सबकी सुन रहा था। आपने जो सवाल किया है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की और विपक्ष की दोनों को मिलती है, मैं आपसे, आप अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब सदन शुरू होना होता है उसके बाद अपोजिशन की और रूलिंग पार्टी की बैठक होती है जिसमें एजेंडा तय होता है। जब एजेंडा तय हो रहा था, विपक्ष के साथ बैठक करना था, तो विपक्ष मात्र इस बात पर लगा हुआ था कि स्पीकर कौन चुना जाएगा। ये 18वीं लोकसभा है, 17 लोकसभा में जिसका बहुमत होता है वही अपना स्पीकर चुनता है। इस बार भी एनडीए का बहुमत था और स्पीकर चुनने का पूरा दायित्व, पूरा अधिकार और पूरा उनका बहुमत था। लेकिन आपने देखा होगा कि अपोजिशन किस तरह से उसका विदंता बना करके ये महसूस करा रहा था कि ये तो सरकार जाने वाली है, नीतीश जी जाने वाले हैं, दूसरे लोग हटने वाले हैं, ये सरकार नहीं चल सकती है। ये सिर्फ इस चक्कर में पूरे आप देखे होंगे कि एक हफ्ते तक ये लोग इसी बात का मंथन कर रहे थे कि स्पीकर कैसे चुना जाएगा, हम विरोध पक्ष में खड़ा करेंगे। संसदीय परंपरा में 17 बार जिसका बहुमत रहा है वो अपना स्पीकर चुना है। मुझे आश्चर्य लगा कि ये कोई 100 सीट पा करके, कोई 5 सीट पा करके, कोई 4 सीट पा करके दूसरे राज्यों में अपने अपने दफली बजा रहे हैं, एक जगह भी नहीं है। और स्पीकर जिस पार्टी का बहुमत है उसके चुनने में कितना व्यवधान ये लोग डाल रहे थे। एक हफ्ता इसी बात पर चला कि रूलिंग पार्टी अपना स्पीकर चुन सकेगी कि नहीं चुन सकेगी, उसका बहुमत था, उसने अपना चुन लिया। जब उनका समय निकल गया तो उसके बाद बिजनेस की बैठक हुई जिसमें एजेंडा सेट हुए, एजेंडा पर चर्चा करनी है। आप जो है वो सवाल, जितने सवाल उठाते हैं आप उस बैठक बिजनेस कमेटी में उठाते कि हम इन बातों पर आपकी सहमत करेंगे, इन बातों को हम सदन में नहीं सहमति करेंगे, इस पे हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन अपोजिशन एक बार मैंने तो मणिशंकर जी यही कहा कि 10 दिन की कार्यवाही को मैं अपनी उंगलियों पर गिना सकता हूं, 10 दिन की प्रोसीडिंग्स मैंने देखी है। मैं आर के मिश्रा जी के पास जाऊं, लेकिन अरुण यादव जी के पास जा रहा हूं, थोड़ी देर से कनेक्ट हुआ अरुण यादव जी। विवेक जी सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि अपोजिशन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपोजिशन को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक बात है, मैं इसी सवाल को लेकर अरुण यादव जी के पास जा रहा हूँ। हंगामा में समय अरुण यादव जी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, इसीलिए मोदी जी। अरुण यादव जी, दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में जो हो रहा है भाई साहब, वो तो इसका उल्टा ही लगता है। ऐसा लग रहा है किसी ने दुष्यंत कुमार की लाइनें पलट दी। बिल्कुल नहीं विवेक भाई, विपक्षी दलों का हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, मकसद है सूरत बदलनी चाहिए और उसी अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी हो, जो भी जन सरोकार के सवाल हैं उन्हीं सवाल पर हम सदन के अंदर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। अब सरकार को लगे जिस तरीके से 2014 से लेकर पिछले 10 साल तक उन्होंने सदन को चलाने का काम किया, अपने तरीके से बगैर विमर्श का, बगैर बहस का, जो मन में आया तानाशाही तरीके से करने का काम किया। अब तो वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने ताकत दिया है और उन तानाशाही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वही जो तानाशाही तो ताकत हंगामा करने की थोड़ी मिली है आपको, ताकत तो मुद्दों को उठाने की मिली है। नहीं, बिल्कुल भाई विवेक भाई,
ही तो उठा रहे हैं। सुनती कहाँ है सरकार? चाहे नीट का मामला हो, गरीबी का हो, बेरोजगारी नहीं, का चाहे वो हो, आप बताइए ना, महंगाई स्पीकर का मामला हो, प्रोटेम स्पीकर का मामला हो, मैं भी गिनाता हूं, सेंगोल का मामला हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का मामला हो, प्रधानमंत्री के संबोधन पर हंगामे का मामला हो, प्रधानमंत्री के संबोधन का राज्यसभा में बहिष्कार का मामला हो, ये कौन से मुद्दे हैं, मुझे ये बता दीजिए। मुद्दे के तो वो भी मुद्दे हैं। अब तानाशाही तरीके से फिर चलने का कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी, और उसी तरीके से सदन को चलाना चाहेंगे। अब वही ना खाता, जो कहे मोदी जी वही सही। ये कैसे होगा विवेक भाई? वही रटाया पाप। भाई साहब, आप लोगों ने फिर मैं कहूंगा आप लोगों ने दंगल खूब करा, लेकिन हुआ क्या? स्पीकर कौन चुना गया? आप लोगों ने भी कैंडिडेट खड़ा करा था, ओम बिरला जी को ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिया गया। उसमें से आपके नेता राहुल जी उनको आसंदी तक बिठाने के लिए गए, तो फिर इसमें सवाल पूछे जाएंगे ना। मकसद तो सिर्फ हंगामा था, नहीं तो ध्वनि मत से तो नहीं चुने जाते ओम बिरला जी। कंपटीशन कुछ तो दिखता, मुकाबला थोड़ा सा तो होता। विवेक भाई, तो क्या चाहती है सत्ता पक्ष? कि वहां नमो नमो नरेंद्र मोदी यही करें, विपक्ष वही करें, हाँ में हाँ मिलाए। नहीं, आपने तो हाँ में हाँ ही मिलाया ना। अगर ओम बिरला जी ध्वनि मत से चुन लिए गए तो हाँ में हाँ ही मिलाना हुआ। आप लोगों ने अगर किसी कॉम्पिटिटर को खड़ा किया था, विपक्ष में कोई नेता खड़ा था, तो ध्वनि मत से कैसे स्पीकर चुना गया? फिर मुझे जवाब दीजिए। तो फिर सिर्फ ये था कि भाई इस पर हंगामा होना चाहिए, इस पर डिस्प्यूट दिखना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों अलग है। नहीं, विवेक जी आपने देखा कई मुद्दों पर जो संसदीय प्रणाली के विपरीत कदम उठाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऐसा नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो संसदीय प्रणाली कहती है उस अनुसार तमाम जो विपक्षी दल हैं और जनता के सवाल को लेकर, सरोकार से जुड़े जो सवाल हैं, उन सवालों पर हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं। अब सत्ता पक्ष चाहेगी अब अपने तरीके से सदन को चलाना, अपने तरीके से बातों को थोपना, ये तो आज संभव नहीं है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लेने के लिए अनिरुद्ध जी के पास आ रहा हूं। अनिरुद्ध जी, क्या पिछले 10 साल में फैसले थोपे गए हैं और आज विपक्ष को बालक बुद्धि कहा जा रहा है? नहीं, विवेक जी, विपक्ष अराजकता को ही अपनी राजनीति का हथियार बना चुकी है। उसको लगता है जिस तरीके से रैली और चुनाव में रहेंगे उसी तरीके से संसदीय परंपरा में रहेंगे, संसद के अंदर रहेंगे। और दूसरी चीज है जो एक दूसरे को लेके ये कर रहे हैं ना सपोर्ट की, यहाँ डिबेट में इंडिया अलायंस में अभी जोशी जी की पार्टी 403 कांग्रेस जो है 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने जा रही है। वो ये एक दूसरे को वोट को काटने के लिए, इनका वोट किस कौन सा था? इनका जो वोट था पहले जो था वही इनका वोट है। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जितने पार्टनर हैं वो एक दूसरे के वोट के पूरक हैं और ये दो इंडिया अलायंस में एक दूसरे को वोट को काटते हैं। मजेदार चीज, जिस दिन राहुल गांधी एलओपी के रूप में स्पीच दे रहे थे, अखिलेश यादव उस दिन गायब थे। अगर वो देखा जाए तो अखिलेश यादव क्यों बैठेंगे, ताली बजाएंगे राहुल गांधी पर? ये लोग वोट ऑफ डिवीजन नहीं मांग सके, इतना इनके अंदर डर है। इनको पता है कि इंडिया अलायंस जितना चिल्ला रहे 230 235 इतनी संख्या नहीं होगी। मैं इस पर भुवन तो जोशी ये का जवाब इनके अंदर लेकिन आपने जो पहली लाइन की कही है वो पहली लाइन पर मैं आना चाहता हूं। आप लोग वोटर डिवीजन पर जाइएगा, आप डिबेट कीजिएगा, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। आपने कहा विपक्ष ने अराजकता को हथियार बना हुआ है। मैं पूछता हूं कैसे? अब आप देखिए कैसे होता है। भाई कल प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे, आप बेल में जाके चिल्ला चुपी कर रहे थे। आप वहां पे क्या करते कि आपको अगर कुछ लगता तो आप उन पे काउंटर करते, उनको करते और उन पे जो भी क्वेश्चंस बनते आप उसको करते। आप उसके बाद डिबेट और डिस्कोर्स में भाग नहीं लेंगे। कल उसके बाद में राज्यसभा के अंदर डिबेट एंड डिस्कोर्स में आपने खुद वॉकआउट आज कर दिया। आपने खुद कहा कि मैं 10 दिन में टिप पे अपने बता दूंगा कितने कितने इसमें हुआ। हर चीज में हंगामा इनका है। भाई सीधी बात है, मैं मणिशंकर जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जब आपको पता है कि एनडीए के पास एनडीए के पास में संख्या बल है कि विपक्ष का आचरण अराजक आचरण है सदन के अंदर। भाई 10 साल आप उठा के देख लो ना आप,
10 साल अगर राहुल गांधी इतने सीरियस थे, डिफेंस कमेटी के मेंबर थे, स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर थे, कितनी बार में अटेंड किया, जाते नहीं थे, आके बाहर बोलते थे, उसके बाद में केवल हो हल्ला करते थे। तो आप 5 साल, मैंने विवेक जी पहले दिन आपसे कहा था, पार्लियामेंट चली थी इसी डिबेट में कि ये 5 साल तक होने वाला, यही करते रहेंगे ये, क्योंकि उनको पता संख्या बल इनके पास में है नहीं। उसके बाद में डिबेट से ये भागेंगे। ये बड़ा एलिगेशन है, मैं जवाब लेने के लिए जोशी जी के पास जा रहा हूं। अनुज जी, समय चूंकि कम है हमारे पास, तो सारे मेहमानों को कवर करना है। उसके बाद आरके मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी, क्या विपक्ष का आचरण अराजक है सदन के अंदर? क्या विपक्ष चाहता है कि सदन नहीं चलने पाए? मणिशंकर जी पहले थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चलनी चाहिए और देश हित के जुड़े मुद्दे उठने चाहिए। जोशी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल सरकार चलाई है वो तानाशाही की सरकार चलाई है, और तानाशाही जो है अब रवैया इनकी आदत बन चुका है। मैं बताना चाहता हूं, जो प्रोटेम स्पीकर का पद था वो सबसे सीनियर व्यक्ति को मिलता है। जो एक कौन इंटरप्ट कर रहा है? मैंने किसी के बारे में इंटरप्ट नहीं करा, मेरी बारी में इंटरप्ट मत करिए। मणिशंकर पांडे जी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो आपको शायद बोलते उन्होंने सुना नहीं होगा। नहीं, मैं जोशी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मणिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। मैं जोशी जी, मैं इस तरह की बात करता हूँ, मेरे मित्र हैं जी, लेकिन जो सवाल आपने पूछा है उसके जवाब अब कर, वो आप उसको पूरा बदल दे रहे हैं। आप डिबेट को सर ये क्या तरीका है? सर ये क्या तरीका है? सर ये क्या तरीका? सर ये क्या तरीका है? मैं लोक जनशक्ति पार्टी के उसमें नहीं बोला सर मैं किसी पार्टी के बीच में नहीं बोला। समाजवादी पार्टी का सोचो, कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे तो विपक्ष के लोग किस तरीके से इंटरप्ट कर रहे थे, किस तरीके से जोशी जी का जवाब आने दीजिए। सर ये गलत विषय है सर, ये गलत विषय सर, मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखने दिया जाए सर। गलत विषय है। आपके पास आ रहा हूं जोशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 10 साल की तानाशाही का रवैया है, इस देश की जनता ने उस पर लगाम लगाने का काम करा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रोटेम स्पीकर का पद था, विपक्ष की मांग थी कि सुरेश जी को बना दिया जाए, क्योंकि वो केवल शपथ दिलाने का काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिनको नेता बना रखा है, प्रधानमंत्री जी, वो 56 इंच का सीना तो रखते हैं लेकिन बड़ा दिल नहीं रखते।